हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहां आप लोग को बतला रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथ यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें से पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है दूसरे एक्सरसाइज की। तो दूसरे एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, उसको पहले देख लेते हैं कि जैसे परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग को दूसरा एक्सरसाइज में यानी प्रश्नावली 1.2 में सिर्फ हमको यही बताना है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक चीज़ के बारे में, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ये दो हमारे पास दशमलव प्रसार होते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाता है कि जब किसी भी दशमलव को आप लिखते हो और दशमलव के बाद कोई संख्या कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाए, जैसे कि 2.5 है, अब 5 के आगे कोई संख्या नहीं आ रहा है, मतलब ये लिमिट है, ठीक है। जैसे 0.34, अब देखिए 4 के बाद कोई संख्या नहीं, मतलब कुछ दूर गया उसका खत्म हो गया, या 1.2354, अब ये कुछ दूर गया खत्म हो गया। तो ऐसे संख्या को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद ये शांत हो गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। दशमलव के बाद ये शांत हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब अशांत में क्या हो जाता है, कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं, कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं जो कभी भी खत्म ही नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए 0.333333, ये बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये किसका है, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो 1 तो 3 से ले जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो आप करेंगे क्या चीज़, 3 तिया 9 करेंगे। 3 तिया क्या करेंगे बच्चों लोग, 9 करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, अब नहीं जा रहा था यही पॉइंट से फिर आप 0 लगाएंगे, फिर आप 3 तिया 9 करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर वही पॉइंट से आप 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9 करेंगे, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो ये चीज़ ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को अशांत कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को अशांत कहा जाता है। समय बोलो, क्योंकि ये दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ऐसी संख्याओं को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन ये अशांत दशमलव प्रसार भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है बुझवा लोग, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता बबुआ लोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसको कहा जाता है। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, जो दशमलव के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट करे। कोई संख्या का बार बार रिपीट कर रहा है तो आप उसे अशांत दशमलव के कैटेगरी में रखें, लेकिन वो कैसा होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती मैंने रिपीट कर रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कौन संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, 3, तो आप 3 के ऊपर में बार लगा सकते हैं, ठीक है।
अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे मान लीजिए 0.454545 इस तरीके से कोई संख्या आ रहा है ना, तो इसमें कौन बार बार रिपीट कर रहा है सर? तो 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप 4 5 के ऊपर ऐसे डैश लगा सकते, बार लगा सकते। तो ऐसे को अशांत आवर्ती कहा जाता है, यानी रिपीट करने वाला। लेकिन कुछ संख्या ऐसा होता है जो रिपीट नहीं करता है, जैसे कि आपका मान लीजिए 0.01 इस तरीक़ा से। अभी कोई संख्या रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो ये सब अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि जो 7 दशमलव प्रसार होता है उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, वो परिमेय के अंदर आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो अशांत आवर्ती होता है वो भी परिमेय के अंदर आता है, वो भी आपका परिमेय के अंदर आता है। लेकिन जो अशांत अनावर्ती होता है वो सिर्फ अपरिमेय कहलाता, अपरिमेय कहलाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोले तो हमारा परिमेय संख्या क्या हो गया सर? हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाता है? अच्छा, सबसे पहले चीज़ अगर हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन दें तो हम पहले भी बताएं परिमेय संख्या का आप हमेशा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। और साथ ही साथ P और Q का जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा? यानी ये क्या होते हैं आपका HCF हमेशा 1 होते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या ये होंगे। क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होते हैं, यानी जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आ जाएंगे? जैसे शांत दशमलव आपका परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अशांत आवर्ती आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम अपरिमेय के बारे में बात करें, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें, तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होते हैं जिसे आप बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हो, है ना। यानी कि आपका कौन हो गया? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती आपका क्या हो जाता है बबुआ लोग? आपका अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। अब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत और कौन आएंगे सर? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वो आते हैं वैसा संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, यानी जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो संख्या भी अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें √2 तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें √3 तो 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, आप लोग जानते हैं। √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। अच्छा सर, अगर √9 बोले तो सर √9 आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्यों परिमेय हो जाएगा सर? क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है, वो क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है वो लोग? 3 होता है, इसलिए √9 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगला अगर देखें तो वैसा संख्या जिसका घनमूल ना निकले, यानी जिस संख्या का घनमूल नहीं निकलेगा हम उससे भी क्या कहेंगे बबुआ लोग? अपरिमेय कहेंगे। जैसे कि अगर √2 का क्यूब है, यानी 2 का घनमूल निकालना है तो ये नहीं निकलेगा। 3 का भी घनमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, 3 का भी घनमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद आपका 4 का घनमूल नहीं निकलेगा। तो ये सब आपका क्या हो जाएंगे सर? ये सब आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अच्छा सर, √8 ये अपरिमेय होगा कि क्या होगा? तो देखिए √8 को अगर आप तोड़ेंगे तो 8 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना बबुआ लोग। आप क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लगा दीजिए, यानी क्यूब रूट का मतलब होगा 3 गो मिल के एगो बाहर निकल जाता है, 3 गो मिल के एगो बाहर निकल जाता है। यानी 8 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना होता है? 2 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब 8 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो ये है हमारे परिमेय और अपरिमेय के कुछ कॉन्सेप्ट, इस चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, पाई जो होता है, पाई आपका क्या होता है बबुआ लोग? पाई आपका अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का एक वैल्यू होता है 22/7 और 22/7 आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर सवाल ये है कि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम लोग देखें कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अब अगर 5 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये अपरिमेय है, लेकिन इसको कह रहा है कि सिद्ध कीज करके बताइए कि अपरिमेय है। तो अब ये थोड़ा सा लोचा है। जिसको पता है भैया कि ये अपरिमेय है फिर भी बोले कि सिद्ध करो, तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप लड़का हो। ये बात तो सही है कि आप लड़का हो। तो अब समझिए कि आप लड़का हो और कोई बोले कि सिद्ध करो कि तुम लड़का हो। अभी तो हो गया ना आड़ूम बाड़ूम सवाल कि अब ऐसे लोगों का जवाब दिया जाए तो दिया जाए कैसे कि जिसको दिख रहा है भैया कि हम लड़का है फिर भी पूछ रहा है कि तुम सिद्ध करो कि लड़का हो। तब उसको आप उल्टा लेकर के चलो, उसको उल्टे तरीके से जवाब देना है। ठीक है, जवाब कैसे दोगे? आप ये बोलो कि ठीक है आपके हिसाब से हम लड़का है, दिख रहा है फिर भी करे सिद्ध करो। तो चलिए ये मान के चलते कि हम लड़की हैं। अब अगर लड़की हैं तो आप में किसका लक्षण ढूंढा जाएगा? लड़की का लक्षण ढूंढा जाएगा। अगर लड़की का लक्षण मिल गया तब तो भैया आप लड़की ही निकलोगे, और अगर लड़की का लक्षण नहीं मिला इसका मतलब क्या है कि आप लड़का ही हो। क्या हो? लड़का ही हो। तो बस यहाँ भी हम लोग वही करेंगे कि ये कह रहा कि अपरिमेय है, ये जानते हुए कि अपरिमेय है फिर भी कह रहा अपरिमेय है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका उल्टा मान करके चलेंगे। उल्टा मान करके क्या चलेंगे कि मान लेते हैं कि ये परिमेय है। अब अगर ये परिमेय मान करके चले हम √5 को, तो हमको इसमें परिमेय का लक्षण ढूंढना होगा। ठीक है, किसका लक्षण ढूंढना होगा? परिमेय का। अगर परिमेय का लक्षण मिल गया तो हम कह देंगे कि ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन अगर परिमेय का लक्षण नहीं मिला तो इसका मतलब साफ है भैया परिमेय नहीं है, तो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो बस देखिए इसको हल हम लोग करते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 आपका परिमेय संख्या। अब अगर √5 परिमेय संख्या है इसका मतलब आप √5 को बट्टा के रूप में लिख सकते हो, यानी p/q के रूप में लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि p/q लिखो, आप a/b भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी है, अगर आपका ये परिमेय है, अगर हम ये मान करके चल रहे कि परिमेय है तो इसका मतलब आप इसको बट्टा में लिखोगे। और बट्टा में लिखोगे इसका मतलब क्या होता है? जहाँ ये नीचे वाला जो है कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होता। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और साथ ही तथा PQ कोई पूर्णांक है। PQ कोई क्या है बुझवा लोग? पूर्णांक है। और साथ ही साथ क्या होगा? PQ का जो HCF होता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये सह अभाज्य संख्या, यानी PQ एक ऐसा संख्या होगा जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। कैसे समझिए? जैसे मान लीजिए आपके पास 9/15 है। 9/15 आप किसी सवाल का हल किया पे आंसर आप 9/15 ले लाएं। ठीक है, तो आपको ये आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है। अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी किसी से कट रहा है। देखिए 3 × 9 3 × 5 15, अब आ गया 3/5। अब 3 और 5 किसी से नहीं कट रहा, मतलब ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप किसी को बट्टा के रूप में लिखते हैं तो उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, एकदम छोटा से छोटा करके लिखते हैं ताकि वो फिर किसी से ना कटे। तो अब ये किसी से नहीं कट रहा, सिर्फ 1 से कट रहा है दोनों, यानी इस दोनों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या है? 1 है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी परिमेय संख्या को बट्टा के रूप में लिखते हैं तो उसका HCF हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे इधर, और इधर करेंगे P और Q का वर्ग कर देंगे। तो अगर 5 का वर्ग करेंगे √5 का तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 5, और इधर हो जाएगा p² बट्टा में q²। अब अगर q² हम इधर ले लाते हैं तो 5 गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ से बात को समझिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p² किससे भाग जा रहा है? 5 से। तो यहाँ लिखिए चूँकि p² 5 से विभाजित है,
विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, सिंपल सा बात है, विभाजित होगा। क्यों भाई बालक, देखिए मान लिया जाए 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 के स्क्वायर बोले तो 5 × 25, 25 अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 25 अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्या 5 मतलब 5 का स्क्वायर अगर 5 से भाग जा रहा है तो क्या सिर्फ 5 से भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, एक बार में कट जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आपका पी स्क्वायर 5 से भाग जा रहा है मतलब पी भी 5 से क्या होगा? भाग जाएगा। ठीक है, इसको मोहब्बत से पहले समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः क्या करते हैं, फिर से मान लेते हैं, माना अभी पी की जगह में हम लोग मान लेते हैं 5m मान लेते हैं, बट्टा में 5 इसलिए 5m मानेंगे, अगर बट्टा में 3 रहता तो 3 मानते, 4 रहता तो 4 मानते, इस तरीके से हम लोग मानते। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बबुआ लोग? समीकरण 1 से आपका हो जाना है क्यू स्क्वायर अपना बराबर पी स्क्वायर, तो पी का स्थान पे 5m है ना, 5m रखिए, मूड़ी में 2 है तो मूड़ी में 2 लगा दीजिए, समय मंगरा लोग, अब बट्टा में 5 है तो 5 लगा दीजिए। तो यहाँ से अगर देखें तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 5 को आप 2 बार लिखोगे और m को भी 2 बार लिखोगे यानी m स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो गया? 5, तो 5 से 5 ऊपर नीचे कट जाता है बबुआ लोग, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5m स्क्वायर। अब m स्क्वायर का अगर आप छोड़ देते हैं तो 5 गुना में इधर जा कर के भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ रहा है भैया लोग? इस तरीके से सर समझ में ये आ रहा है कि क्यू स्क्वायर, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि Q भी 5 से विभाजित होगा, बात खत्म, विभाजित होगा कि नहीं भैया लोग? एकदम होगा सर। तो अब यहाँ पे समझिए, अभी हम लोग देखें कि अगर √5 आपका p/q के फॉर्म में है, अगर p/q के फॉर्म में है तो p/q कैसा होगा? जिसका HCF 1 होगा, यानी p और q किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि p आपका 5 से भी कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है। समझ एक नया। तो अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे HCF क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि HCF आपका किसका P और Q का क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया, जो 1 के बराबर नहीं है, जो 1 के बराबर नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि HCF P और Q का क्या आ गया? 5 आ गया, तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, इसलिए लिखे, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, अतः √5 अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। खत्म खिला। मतलब हमको ये बताना था कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए हम लोग ये मान के चले कि √5 आपका परिमेय संख्या है। तो अब अगर √5 परिमेय संख्या था, हमको इसमें परिमेय का लक्षण ढूंढना था, यानी परिमेय का लक्षण यानी P और Q दोनों सिर्फ 1 से भाग जाना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग आगे हल किए तो पता चला कि P भी 5 से भाग जा रहा है और Q भी 5 से भाग जा रहा है, यानी इन P और Q दोनों का HCF क्या निकल के आ गया? हमारे पास 5 निकल का आ गया, जबकि आना कितना था? 1। यानी अगर हम परिमेय मान करके चले तो परिमेय का लक्षण नहीं मिला इसमें, तो इसका मतलब साफ है वो अपरिमेय ही होगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास क्या है बच्चों लोग? दूसरा नंबर की सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर से इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग हल। फिर करेंगे माना समझ माया काना लोग, माना 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। 3 + 2√5 क्या है बबुआ लोग? परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 को क्या लिखा जाएगा? P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ Q 0 नहीं होगा, है ना, तथा PQ कोई पूर्णांक है और P और Q का HCF क्या होने वाला है? आपका 1 होने वाला है। तो देखिए, तो यहाँ √5 को जब हम लोग कर रहे थे तो उसके लिए स्क्वायर के यहाँ वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके पास 2√5 है, छोड़ दीजिए। 3 प्लस में उधर जाके क्या में बदल जाएगा सर? माइनस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सिंपल सा फंडा है। अब √5 को छोड़ दीजिए सर। अब 2 गुणा उधर जाके भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे P/Q - 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 2, बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समझिए बात को। तो यहाँ पर आप देखिए P/Q आपका क्या है? परिमेय संख्या है ना। अब परिमेय 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब 2 क्या है? परिमेय संख्या है। यानी इधर तो सब परिमेय संख्या ही है, इधर क्या है? सब परिमेय संख्या ही है। तो आप यहाँ पे लिखिए, सीधी बात है कि चूँकि P/Q - 3/2, P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है बचवा? ये आपका परिमेय √5 क्या है? अपरिमेय संख्या हम लोग अभी सिद्ध कर चुके हैं। तो अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो अब हम लोग लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, मेरा नीचे जगह नहीं इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा कि जो √5 होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं होगा किसके? P/Q - 3/2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है, तो दोनों कतई भी बराबर नहीं होगा। अब अगर बराबर नहीं होगा मतलब हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए, है ना, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, सिंपल सा फंडा है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। तो अब तीसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2 √2 और दूसरा है 7√5 और तीसरा 6 + √2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 1/√2। चलिए हल करते हैं। फिर वही पैटर्न हम करेंगे। माना 1/√2 परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो 1/√2 का आप क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे ना, जहाँ Q आपका 0 नहीं होना चाहिए तथा PQ कोई पूर्णांक है और PQ का जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा क्या होगा बबुआ लोग? 1 होगा। ठीक है, तो इसको भी गुणा भाग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बट्टा में ना उलट दीजिए, नीचे के ऊपर कर दीजिए। तो अगर इसको नीचे के ऊपर किए यानी √2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इधर हो जाएगा, इधर भी उलट जाएगा Q/P। तो फिर वही पैतरा चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इधर लिख रहे बबुआ लोग, जबकि
एक सेकेंड। जबकि आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सिंपल सी बात है, अच्छा इसको मोहब्बत से समीकरण 1 मान के चलेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए था, अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं हुआ तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे जो √2 है बराबर नहीं होना चाहिए अच्छा यहाँ सॉरी Q/P है तो आप Q/P यहाँ लिखेंगे, सॉरी Q/P, हाँ Q/P के बराबर नहीं होना चाहिए, Q/P के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं होना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा या है जो भी, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे पास सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड नंबर सवाल को भी आप ऐसे ही करेंगे। सेकंड नंबर सवाल है 7√5, इसको भी सेम टू सेम वही करेंगे। तो हम इसी में आपको बता रहे हैं 7√5 है, तो फिर वही करेंगे। माना 7√5 आपका क्या है, परिमेय संख्या। 7√5 आपका क्या है, परिमेय संख्या। मतलब आप 7√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, और दोनों के एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप √5 को छोड़ देते हैं, अगर आप √5 को छोड़ देते हैं बबुआ लोग, √5 को छोड़ देते हैं है ना, तो क्या होगा, 7 गुणा में इधर जाके क्या बदल जाएगा, भागा में, यानी 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ वही चीज़ लिखेंगे कि चूँकि P/7Q क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P भी आपका पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, सब पूर्णांक है ना, सब पूर्णांक है। और अगर ये सब पूर्णांक है मतलब आपका P/7Q आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपका जो √5 है, आपका जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बुझवा लोग, अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से दोनों क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होगा। यानी कि आपका जो √5 है बराबर नहीं होगा किसके, P/7Q के, P/7Q के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर हम परिमेय मान करके चल रहे तो ऐसा तो नहीं आया, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं आया, इसका तो हमारी अवधारणा गलत है। इसका मतलब ये है सर कि 7√5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 7√5 क्या होगा बबुआ लोग, अपरिमेय संख्या होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। चलिए हाँ, तो अब एक लास्ट सवाल हमारे पास क्या बच गया है, लास्ट सवाल हमारे पास बच गया 6+√2। 6+√2 को हमको क्या बताना कि अपरिमेय संख्या। तो ये भी सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही आपका बनेगा, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करेंगे। आपका तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है 6+√2। तो फिर वही करेंगे। माना 6+√2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि 6+√2 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे आप √2 को छोड़ दीजिए, √2 को छोड़ देंगे तो 6+ उधर जाके क्या बदल जाएगा भैया लोग, माइनस से बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि चूँकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि भैया लोग, जबकि
√2 जो है, √2 जो है वो क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या। √2 आपका अपरिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये आपके पास होने वाला है कि √2 जो है बराबर नहीं होगा P/Q - 6 के, बराबर नहीं होगा P/Q - 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए था। तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर कि 6 + √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। एकदम सिंपल सा फंडा है। बताइए किसको कहाँ पे भारी लगा, इतना तो भारी नहीं कि आप बोलने नहीं सको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, यानी नेक्स्ट चैप्टर बोलते तो सेकेंड चैप्टर को अब हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।